चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आगे की क्लास आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें कल जो टॉपिक अपना चल रहा था वो टॉपिक आपको मैंने हिस्ट्री के बारे में समझाया था कल कि कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ते गए। ठीक है, और आज हम कंप्यूटर का इतिहास के बारे में अगर देखें तो वास्तव में हमारे पास ऐसी सुविधाएं पहले अवेलेबल नहीं थी जितनी आज हमारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ है और हम बहुत तेज़ी के साथ इसमें काम कर रहे हैं। तो अब जो टॉपिक आज का मैंने चूज़ किया वो टॉपिक है आपका कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कंप्यूटर की उत्पत्ति कब से हुई, कब से हम कंप्यूटर को मानने लगे कि कंप्यूटर में काम करना आसान हुआ, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आई। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जनरेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति क्या है, मतलब आज कौन सा जनरेशन चल रहा है, कौन सा जनरेशन नहीं चल रहा है, कब से जनरेशन चले, कब ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये जनरेशन आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो जनरेशन का टॉपिक चूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि इसके पहले जो टॉपिक हमने कल चूज़ किया था वो था आपका हिस्ट्री से संबंधित, आज जनरेशन से संबंधित। तो चलिए अपन चलते हैं फिर वही जो आपकी पहले फाइल बनी हुई है उस फाइल पे चलते हैं। उस फाइल पे आपको मैं जनरेशन बताता हूँ कि कब से आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई है, यानी कंप्यूटर की जनरेशन कब से शुरू हुई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ले लेते हैं। चलिए तो हेडिंग अगर मैं दूँ तो कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर जनरेशन मतलब उत्पत्ति, कंप्यूटर का जनरेशन कब से हुआ, कब से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसमें कई देखा जाए कि ये भी हिस्ट्री से संबंधित है कि कहाँ से चीज़ें हमें मिली जहाँ से हम कंप्यूटर का नाम देना शुरू किए। ठीक है, पहले कंप्यूटर के नाम क्या हुआ करते थे, क्या बोलते थे कंप्यूटर को, जैसे आज आप पीसी बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, तो उसी तरह से पहले भी कंप्यूटरों के नाम हुआ करते थे। और जैसे मैंने कल आपको ये भी बताया कि कंप्यूटर एक बहुत बड़े आकार का हुआ करता था। अगर हिस्ट्री में मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में बात करूँ तो कंप्यूटर ये मान के चलो कि आपका जो ये रूम है इसके आधे पे रखा होता था। लैडर का लोग यूज़ करते थे, यानी सीढ़ी का यूज़ करते थे, उसमें चढ़ के जाते थे, फिर कंप्यूटर को चलाते थे। और उसमें बिजली की जो खपत होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, यानी समस्याएं बहुत थी, बहुत जटिल समस्या थी। ठीक है, लेकिन उन समस्याओं को, जटिल समस्याओं को हम हमारे वैज्ञानिकों ने निकाल के सॉल्व करते हुए आगे आए और आगे सॉल्व करते करते आज ये स्थिति आ गई है कि आज आप एक छोटे से कॉम टॉप या लैपटॉप पे ही पूरी की पूरी चीज़ें एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, तो ये कहा जाए तो ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियर्स का ही कमाल है जिन्होंने ये चीज़ आपको करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था कि पहले कंप्यूटर बड़े आकार के हुआ करते थे। आपने इनैक नाम का कंप्यूटर सुना होगा, या मैं ये कहूँ कि आपने एडवैक नाम का कंप्यूटर या एडसैक नाम का कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के नाम हैं। यूनिवैक, फर्स्ट, IBM 701, ये सभी कंप्यूटर के नाम हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे। ठीक है, तो चलो अब अपन डिस्कशन करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट कब से हुई। ठीक है, तो ये एक बड़ा स्वाभाविक सा क्वेश्चन भी है जिससे मैं आपको इसमें डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग आप बुक्स अगर पढ़ोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है,
अगर आप फंडामेंटल की बुक्स हिंदी में पढ़ोगे, प्रज्ञा की पढ़ोगे, प्रखर की पढ़ोगे, कमल प्रकाशन की पढ़ोगे, तो ये मान के चलिए आपको कि उसमें जनरेशन आपको अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यशवंत या मैं कहूँ प्रीति सिन्हा की बुक अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश में, तो आपको उसमें अलग मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा और मैं आपसे चाहूँगा भी कि आप इंग्लिश वाली बुक को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें चीज़ें आपको सही मिलेंगी। हो सकता है कि डबिंग करते समय या ट्रांसलेट करते समय हिंदी की बुकों में थोड़ा सा मिस्टेक मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि ये जनरेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये पहली बार की बात नहीं है, ये हमेशा बच्चे जनरेशन में कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फर्स्ट जनरेशन 1946 से चला 1955 तक, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 1942 से 44 से चला है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जनरेशन जो 46 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो प्रज्ञा पाठक की बात करते हैं, और जो 42 की बात करते हैं वो प्रीति सिन्हा की बुक की बात करते हैं। तो मैं भी उम्मीद करूँगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका हो वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में हो। इंग्लिश मीडियम ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक से अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सही मिलेंगी, क्योंकि उसमें ट्रांसलेट करके की जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा कहीं गलत छपा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये पहला जनरेशन जो अगर चला, तो फर्स्ट जनरेशन इसका जो नाम हमने दिया, यानी वैज्ञानिकों ने हमारे दिया फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन जो आपका चला ये 1942 से लेके 1955 तक चला, ठीक याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर के जनरेशन क्या एक्सप्लेनेशन करिए, व्याख्या करिए, ठीक है। कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब चला, सेकंड जनरेशन कब से कब चला, थर्ड जनरेशन कब से कब चला। तो मैं पहले जनरेशन आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन हुआ, ये सेकंड जनरेशन आपका हुआ, यानी ये सेकंड जनरेशन। अब आपको इसमें से सिर्फ कुछ नहीं, एक वही वाली लास्ट वाली संख्या आपको ले लेना है। 1955 से सेकंड जनरेशन जो आपका चला 1964 तक चला, ठीक है। ये 1964 तक चला था, ठीक है। फिर जो थर्ड जनरेशन आपका आया, तो थर्ड जनरेशन चला, ये आपका चला 1964 से 1975 तक, ठीक है, ठीक है। फिर आपका आया फोर्थ जनरेशन, ये आपका चला 1975 से 1989, ठीक है। ये 1989, ठीक है। फिर फिफ्थ जनरेशन आपका जो चला, फिफ्थ जनरेशन जो चला, ये 1989 से ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जनरेशन का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई कि फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955, सेकंड जनरेशन 1955 से 1964, थर्ड जनरेशन 1964 से 1975, फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, और फिफ्थ जनरेशन आपका 1989 से आगे अभी जो भी चल रहा है 2020 तक, ये फिफ्थ जनरेशन की श्रेणी पे आता है। इसमें सिर्फ चेंजेस हुए हैं, तो सिर्फ स्पीड का चेंजेस है, प्रोसेसर में चेंजेस हुए हैं, कैपेसिटी में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के। तो सबसे पहले अपन इसको अगर मैं बात करूँ तो हम इसको
कॉपी कर ले, देख सकते हैं यहाँ पे अपन इसको Ctrl+B का मैंने यूज किया है, पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या ऐसा था, कौन से ऐसे कंप्यूटर चलते थे जिसको हम फर्स्ट जनरेशन के श्रेणी पे रख रहे हैं। ठीक है, ये आपको अब हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट जनरेशन अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक चला है। और इसमें खास बात क्या थी कि इस पे जो कंप्यूटर हमारे यूज़ होते थे, उन कंप्यूटरों के अगर मैं नाम की बात करूँ तो इनैक, मैं कौन से कंप्यूटर यूज़ होते थे, एक इनैक नाम का कंप्यूटर आया। ठीक है, फिर दूसरा जो कंप्यूटर हमारा था एडवैक नाम का कंप्यूटर। तीसरा जो कंप्यूटर था हमारा वो था एडसैक, एडसैक, यूनिवैक, ये सभी कंप्यूटरों के नाम थे। ठीक है, यूनिवैक, फर्स्ट, ठीक, और IBM। IBM का कल मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, याद हो अगर आपको, वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको पता भी चलेगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया था। ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारे सभी उस समय के कंप्यूटर हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर में क्या होता था, तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, एक शब्द आपने सुना होगा, कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी मार्केट में जब हम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेते हैं तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लैपटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप लेते हैं, है ना, मोबाइल लेते हैं, तो अपन पूछ लेते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर यूज़ होने वाले पार्ट्स, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं रैम इतनी है, रोम इतनी है, प्रोसेसर ये है, स्टोरेज क्षमता इतनी है, मतलब इसकी कैपेसिटी के बारे में, यानी उसकी पूरी ताकत क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ वही चीज़ हो रही है। यहाँ हमें ये जानना है कि आखिरकार फर्स्ट जनरेशन में ये इनैक, एडवैक, एडसैक, यूनिका, फर्स्ट, IBM 701, ये जितने भी हमारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए हैं, तो इन कंप्यूटर्स में क्या खासियत थी, अगर हम उनकी लक्षण की बात करें, उनकी विशेषता की बात करें, तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो सबसे पहले बात करें कि ये बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे उस समय। इन कंप्यूटर में जैसे इनका जो आकार छोटा होने की प्रोसेस हुई, वो एक्चुअल देखा जाए तो आज हम VLSI का यूज़ करते हैं, IS LSI का यूज़ करते हैं। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करता था इन कंप्यूटरों में, जो एक प्रकार का देखा जाए तो बड़ा सा पट्टे की तरह हुआ करता था, और वो वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से डेटा को स्टोर करने की प्रोसेसिंग होती थी। ठीक है, और वो उसी के आकार के कारण हमारा सिस्टम भी बड़ा हुआ करता था, और सिस्टम इतना बड़ा हुआ होता था कि इसको एक बड़े से कमरे में रखना पड़ता था, फिर उसको चालू करने में काफ़ी बिजली खपत होती थी। तो वो प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, लेकिन फिर भी हम लोग एडिटिंग मशीन की तरह इसका यूज़ करना शुरू कर दिया था, मतलब एडिंग मशीन की तरह इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये हम लोगों ने इसमें शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन में चीज़ें आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हुआ कि इसमें बैकअप ट्यूब यूज़ होता था। फिर आखिरकार ऐसी क्या ऐसी चीज़ आई जिससे आज हम फिफ्थ जनरेशन तक पहुँचे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि जो इसका बैकअप ट्यूब है, बैकअप ट्यूब के जगह हम लोग यानी कहा जाए कि फिर जो इसकी साइज़ थी, उस साइज़ कम करके ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, फिर ICs का यूज़ हुआ, फिर LSI का यूज़ हुआ। ये इसके मेन चीज़ें आई जिसमें से हमारे कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता चला गया। ठीक है, और उसकी पावर शक्ति बड़ी होती चली गई। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब अपन आते हैं सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ये चला आपका 1955 से 1964 तक।
यानी 1955 तक बात करें तो कुछ ज़्यादा विकास हमारे सिस्टमों का नहीं हुआ था, ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं थी इनमें, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती थी। यानी कहा जाए कि डिसएडवांटेज भी थे, एडवांटेज भी थे। एडवांटेज तो यही था कि बस हम कंप्यूटर चला लेते थे, चलाने कंप्यूटर में कार्य होने लगे थे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो हम इसमें ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी। कैपेसिटी का मतलब मेरा कि स्टोरेज क्षमता में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जो इसमें वोल्टेज की समस्या आती थी, पावर सप्लाई की समस्या आती थी, यानी यहाँ ज़्यादा वोल्टेज लेना, ये समस्याएं उत्पन्न थी। लेकिन 1955 से 1964 के बीच में इसमें फिर मॉडिफिकेशन किया गया, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये चीज़ आई सामने कि आखिरकार हम इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का आकार छोटा हो जाए। तो सबसे पहला हमारा मेन टारगेट था कंप्यूटर का आकार छोटा करना और बिजली की खपत कम करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, ठीक। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब आया पहला, सेकंड आया आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े आकार का स्टोरेज डिवाइसेस की तरह काम करता है, प्रोसेसर होता था। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर ये काफ़ी छोटे आकार का हुआ करता था, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि आपका आकार, कंप्यूटर का जो आकार था वो सीधे डबल से सिंगल हो गया। यानी कहा जाए कि अगर वो 10 फुट का हुआ करता था तो 5 फुट के आकार में आ गया, या 5 फुट का हुआ करता था तो 2 फुट के, 2.5 फुट के आकार में आ गया। यानी इतना हमें अंतर मिला, यानी 1955 से 1964 के बीच में। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे ऐसी कोई लैंग्वेजेस नहीं आई थी या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं आए थे जिससे हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा उस पर काम कर सकें, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला हो। लेकिन हमने कंप्यूटर के जो सेकंड जनरेशन आई, उस सेकंड जनरेशन में इसकी साइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और साइज़ पे इफेक्ट पड़ने पे बिजली की जो पावर सप्लाई है, जो पावर की जो खपत है वो भी कम हुआ, और हम इस पे काम तेज़ी से करने लगे। फिर इसमें यही चीज़ हुआ कि आखिरकार इसमें और ऐसी क्या चीज़ें की जाए जिससे से ये चीज़ इसको मिल सके और हम इसमें आगे बढ़ सकें। तो ये जो थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन एक वही जनरेशन है जब कहा जाए कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई। बहुत सारी चीज़ें का मेरा मानना है कि यही एक ऐसा पीरियड था जिस समय कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ा, ठीक है। हार्डवेयर के उसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर, यानी 1964 से 1975 ये ऐसा पीक पॉइंट था जब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट किया। यानी कहा जाए कि यहाँ हम ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब में आए, वैक्यूम ट्यूब से सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर पे आए, ट्रांजिस्टर से के बाद हम सीधे आईसी पे आ गए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जनरेशन में एक छोटी कुछ हमारे सॉफ्टवेयर आ गए थे, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आपने शायद कोबोल का नाम सुना हो या फोर्ट्रान का नाम सुना हो। ये कुछ सॉफ्टवेयर आ गए थे, कोबोल, ठीक है। और ट्रॉन, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये जरूर मार्केट पे आ गए थे, क्योंकि कंप्यूटर अगर है तो उसमें कुछ काम भी होने चाहिए थे। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके थे सेकंड जनरेशन में। जैसे मैंने कहा कि जो थर्ड जनरेशन आया वो थर्ड जनरेशन ही एक सॉफ्टवेयर के लिए भी बूम था और हार्डवेयर के लिए भी बूम था। यहाँ से हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड और इसकी क्षमता, इसमें काम करने की प्रोसेसिंग जो बढ़ी है, वो अभी तक के पहले के जो जनरेशन थे उनमें ऐसी सुविधा नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ हम टेस्टिंग पे ज़्यादा काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये चौथा जो थर्ड जो जनरेशन आया 1974 से 1975, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर हमारा बिल्कुल छोटे आकार में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ होने लगी आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड,
इंटरग्रेट इंटरग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इंटरग्रेटेड सर्विस, ये सर्किट्स, इंटरग्रेटेड सर्किट्स कहा जाए कि ये आईसी के रूप में आपने देखा होगा, आपने रेडियो कभी चलाया हो या आपने कभी बनवाया हो, या आपका वो टेप रिकॉर्डर चलता था, आप अगर उसको देखें तो उसमें छोटी छोटी आईसीज लगी होती थी, और आज आपके टीवी में आईसीज लगी हैं। मतलब कहा जाए कि बहुत छोटे आकार का एलिमेंट्स होता है। ये इतने में आ गया, यानी आईसीज में ही पूरा सिस्टम हमारा समा गया। कहा जाए कि इसकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी हो गई, और यही एक ऐसा समय था जहाँ पे हम कहने का मतलब कि हमारा सिस्टम बहुत छोटा हो गया और इसकी शक्ति बढ़ गई, यानी इसकी पावर, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। और यही एक ऐसा समय था जब मार्केट में सॉफ्टवेयर का बूम आया, ठीक है। यानी कहा जाए कि 1975 यानी 1970-71 में आपके सी आ गई, और सी आने के बाद तो जैसे कहते हैं कि सी जैसे ही चालू हुई तो उस समय से बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस आपके सामने आ गए जिसमें से आप काम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या चीज़ें मिली कि थर्ड जनरेशन आते से ही हम सिस्टम में यानी कंप्यूटर में कहा जाए कि थोड़ा सा ब्रॉड हो गए। मतलब कंप्यूटर हमारे लिए एक छोटा आकार होगा, लेकिन कंप्यूटर में शक्ति ज़्यादा आ गई, ठीक है। तो यहाँ ये थर्ड जनरेशन इस तरह से काम करा। फिर इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, अगर मैं फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो ये फोर्थ जनरेशन आपका बहुत सारी चीज़ें और लेके आ गया। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989, ये उस समय तक हमारे पास इंटरनेट लैंडलाइन की सुविधा अवेलेबल नहीं थी, ये आप मानिए। यानी 1975 से 1989 के बीच में हमें लैंडलाइन की सुविधा प्रोवाइड हुई, ठीक है। यानी लैंडलाइन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। यानी और अगर मैं आईसीस से बात करूं तो ये आईसीस से घट के यानी और छोटा आकार आ गया, जिसको हम एलएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएसआई। कल मैं इसका फुल फॉर्म बताया था, एलएसआई और वीएलएसआई, ठीक है। ये हो गया। और जैसे मैंने कल भी आपको ये बताया था, इसमें वेरी बस जोड़ देना, वेरी लार्ज स्केल इंटरप्रेशन, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो फोर्थ जनरेशन आया, ये फोर्थ जनरेशन में हमें ये चीज़ें मिलना शुरू हो गए। दूसरा आपको मिल गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यानी कहा जाए कि स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी मिल गई, माइक्रो प्रोसेसर मिल गया, लैंडलाइन मैन आ गई, ठीक है। लैंडलाइन ये इसी समय की देन है। लैंड हुआ, मैन हुआ, वैन हुआ, ये सब उसी समय की देन है, ठीक है। ठीक, लैन वैन मैन, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कहने का कि ये एक ऐसा समय था, फोर्थ जनरेशन एक ऐसा समय था जो हम कंप्यूटर के साथ साथ हम इंटरनेट की दुनिया में भी आ गए थे, जिस पर आप www नाम सुना होगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू डब्ल्यू। ये 1989 में ही डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा।
ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम जब फोर्थ जनरेशन में आए तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई। क्लियर। तो यहाँ चीज़ें हमें देखा जाए तो जनरेशन टू जनरेशन हमें चीज़ें मिलती ही चली गई, और जैसे जैसे हमें मिलती गई हम उस पर काम करते चले गए। तो ये फोर्थ जनरेशन की चीज़ें थी। ठीक इसी तरह से हमारा फिफ्थ जनरेशन आया, और वो फिफ्थ जनरेशन देखा जाए तो आज आप देख सकते हो कि फिफ्थ जनरेशन 1989 के बाद अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो ये फिफ्थ जनरेशन की चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैंने फिफ्थ जनरेशन दिया आपका कि फिफ्थ जनरेशन आ गया 1989। क्लियर। ठीक है, तो ये फिफ्थ जनरेशन आया 1989। अब फिफ्थ जनरेशन में एक्चुअल में देखा जाए तो हमें क्या मिला, फिफ्थ जनरेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली। तो फिफ्थ जनरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आपको मिलना शुरू हो गए, यानी कहा जाए कि बहुत कम बिजली खपत करने वाले कंप्यूटर्स हमें मिले। ठीक है, और यहाँ अगर आईसी से घट के हम एलएसआई और वीएलएसआई आ गए थे, तो यहाँ हम आ गए यूएलएसआई में। ठीक है, यानी कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के साथ साथ हम यूएलआई पे आ गए। ठीक, और यूएलएसआई अल्ट्रा। अब यहाँ पे हमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड मिल गया। मतलब कहा जाए कि अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा रैम रोम पी रोम ई पी रोम डबल ई पी रोम ये क्या होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ठीक, मतलब यहाँ आ गए, और यही से हमें कहा जाए कि हाई लेवल लैंग्वेज का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये लैंग्वेज हमें मिल गई, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे आपका सी प्लस प्लस आपका VB.NET, ये जितनी भी आई ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज में आ गई। और ये हाई लेवल लैंग्वेज आपको सी तो हमें पहले भी मिल गई, लेकिन यहाँ कहा जाए कि जो कोडिंग करने के जो तरीके हैं उनका तरीके हमारे चेंज हो गए। ठीक है, यानी मशीन ये मैं लैंग्वेजेस आप भी आपको पढ़ाऊँगी कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हमारे पास और हम इनमें काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है ये 0 1 के फॉर्मेट में ही काम करता है। तो हमारे ये कैलकुलेशन पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले ये सिर्फ 0 1 के श्रेणी पे ही काम करता था, लेकिन फिर बाद में ये टेक्स्ट के रूप में आ गया और यहाँ से हम टेक्स्ट को भी एक्सेस करवाने लगे और हमारा कंप्यूटर टेक्स्ट को भी पढ़ने लगा। तो मतलब कहा जाए कि हम हर तरह की इसमें कोडिंग करने के लिए सक्षम हो गए। तो ये जनरेशन की जो श्रेणी चली वो श्रेणी आज देखा जाए तो 1989 के बाद जो चलता चला आ रहा, आज हम यहाँ पे आ गए हैं कि आप बोलो सोचो जो भी आप बोलोगे सोचोगे जो करना कि चाहोगे वैसे कंप्यूटर में आपको पूरे की पूरी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन का ही कमाल है। अगर ये जनरेशन नहीं होता तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। आज जैसे मान लीजिए हमें जो कुछ मल्टीमीडिया की अगर मैं बात करूँ तो आज आपको मल्टीमीडिया मिल रहा है। कीबोर्ड आप नॉर्मल कीबोर्ड लेना चाहते हो तो नॉर्मल कीबोर्ड लीजिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड लेना है तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड लीजिए। यानी आपको हर वो सुविधा है कि आप काम करना चाह रहे हैं तो साउंड के साथ काम करना चाह रहे हैं तो साउंड के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि हम यहाँ मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो ये कई सारी चीज़ें मिलके हमें आगे बढ़ाया कि अब फिफ्थ जनरेशन जो हमारे लिए आया ये हमें हर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरेशन की बात करूँ तो ये 5 प्रकार के जनरेशन है और ये पाँचों जनरेशन हमारे अलग अलग तरीके से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है,
तो इस तरह से मैंने आपको आज जो क्लास लिया वो जनरेशन के बारे में समझाया कि जनरेशन कौन कौन से हैं और ये कौन कौन से जनरेशन कब से स्टार्ट हुई है और कब से एंडिंग हुई है। तो ये इसको ज़रूर आप पढ़िएगा और ये क्वेश्चंस ज़रूर आता है आपके पेपर में भी, ठीक है। तो वीडियोस ज़रूर देखते रहें और जहाँ समझ में ना आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करिए, बात करिए, ठीक है। चलिए, तो यहीं से मैं आज आ, बात करूँ अगर आपकी, तो मैं यहीं से अब आप ये क्लास आज की समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। अपने पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखें और पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। इससे लगता है कि आप लोग शायद वीडियोस बहुत कम देखते हैं और समझते हैं। अगर आप देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझिए और जहाँ भी समझ में ना आए आप हमसे डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आज का टॉपिक चूज़ किया था, जो आज का टॉपिक आपको बताया, वो था कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है। चलिए, अब मैं यहीं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ।